नमस्कार। मैं डॉक्टर सुदर्शन सिंह राठौड़, इतिहास विभाग, मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज का हमारा जो विषय है वो है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। तो सुभाष बोस और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया, उन सब परिस्थितियों पर आज हम चर्चा करेंगे। सुभाष बोस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक युवा नेता के रूप में प्रवेश लिए थे। और जैसा कि हम जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा देने के लिए लंदन गए थे और उन्होंने आईसीएस की परीक्षा, यानी उस समय में इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से एक सर्वोच्च भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा होती थी, तो उस परीक्षा को उन्होंने क्वालिफाई कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी वो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और ब्रिटिश सरकार की जो द्वेषपूर्ण नीतियां भारत में लागू हो रही थी, तो उन सब से प्रेरित होकर के उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अधीन कोई भी उच्च पद लेना स्वीकार नहीं किया और वो भारतीय राजनीति में आ गए। तो एक युवा के रूप में समाजवादी विचारधारा के साथ में सुभाष बोस का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ था और धीरे धीरे वो भारतीय जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। इन्हीं सब परिस्थितियों में 1938 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा में अधिवेशन हुआ। तो उस हरिपुरा के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष रहते हुए सुभाष बोस ने कांग्रेस की नीतियों में अनेक तरीके से परिवर्तन किए। यहाँ तक कि इस समय में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तब भी सुभाष बोस ये चाहते थे कि अब बड़ा आंदोलन छेड़ करके और भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाई जा सकती है। लेकिन उसके बाद में अगला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो त्रिपुरी के अंदर हुआ। तो 1940 के अंदर जो त्रिपुरी के अंदर 1939 में 1939 में त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ, हरिपुरा अधिवेशन के बाद में। तो उस अधिवेशन में सुभाष बोस ने पुनः अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दर्ज कर दिया। लेकिन गांधी जी इस पक्ष में नहीं थे, गांधी जी उनके विरोध में थे। तो गांधी जी ने अपना एक प्रतिनिधि, जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, तो पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष बोस के विरुद्ध अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया। लेकिन इस चुनाव के अंदर सुभाष बोस की बहुत ही भारी मतों से विजय हुए, क्योंकि वो बहुत ही लोकप्रिय इस समय में भारतीय राजनीति के नेता थे। तो सुभाष बोस के विजय होने के बाद में गांधी जी ने इस हार को स्वयं अपनी हार करार दिया और सुभाष बोस ने जब कांग्रेस की सलाहकार समिति और कार्यकारिणी के गठन के लिए गांधी जी से आग्रह किया कि वे नाम सुझाए, तब उन्होंने इनकार कर दिया। तो इस तरीके से गांधी जी और सुभाष बोस के बीच में एक द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई और ऐसे समय में सुभाष बोस ने अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। जैसे ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया, वैसे ही उनको जो है 3 वर्षों के लिए कांग्रेस की सदस्यता से और कांग्रेस के अन्य सभी पदों से निष्कासित कर दिया गया। और इसी समय 1939 में ही सुभाष बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक नया संगठन बनाया। लेकिन सुभाष बोस की इस स्थिति का ब्रिटिश सरकार ने फ़ायदा उठाया और उन्होंने उनको उनके कलकत्ता के घर के अंदर ही नज़रबंद कर दिया। पहले तो उनको जेल भेज दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता ने बहुत तीव्र विरोध शुरू कर दिया था। तो इस तीव्र विरोध के दबाव के कारण सुभाष बोस को उनके कलकत्ता के घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। तो नज़रबंद रहते हुए उन्होंने 1941 के अंदर वहीं से गुप्त योजना बनाई और वे गुप्त तरीके से अपने घर से निकल गए और वहाँ से बेस बदल करके वो काबुल पहुँच गए। और वहाँ जाने के बाद में वो वहाँ से रूस चले गए। तो रूस जाने के बाद में जब वो रूस में थे, तो उसी समय जर्मनी ने रूस के ऊपर आक्रमण कर दिया था और रूस की स्थिति थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो उस समय में सुभाष बोस वहाँ से सीधे जर्मनी चले गए
जर्मनी में जाकर के उन्होंने वहाँ के जो चांसलर था हिटलर, उससे मुलाकात की। यानी हिटलर के बारे में हम सभी जानते हैं, एक अलग जो है वो कैरेक्टर का व्यक्ति था, किसी से सीधे बात भी नहीं करता था और बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। लेकिन सुभाष बोस से वो मिला और सुभाष बोस की बातों से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने स्वयं पूछा कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू जेंटलमैन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसने भारत की सहायता करने का आश्वासन दिया। यहाँ से सुभाष बोस जापान चले गए। जापान में उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति तोजो से मुलाकात की और जापान में चूंकि पहले से ही रास बिहारी बोस वहाँ पर निर्वासित जीवन जी रहे थे, रास बिहारी बोस ने 1912 में हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने की योजना बनाई थी और उसके बाद से वो भूमिगत हो गए थे। और रास बिहारी बोस वहाँ पर भारतीय सैनिकों को एकत्र करके और उनको जो है एक सेना का रूप देना चाहते थे और इस कार्य को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा संपादित किया गया। रास बिहारी बोस की प्रेरणा से कैप्टन मोहन सिंह ने जो भारत के युद्ध बंदी थे, यानी जापान के सामने ब्रिटिश सेना की तरफ से जो भारतीय सैनिक लड़ रहे थे, उन सैनिकों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया था और उनको जापान में रखा गया था। तो ऐसे लगभग 50,000 सैनिकों को मिलाकर के मलाया के अंदर कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था और इस योजना को रास बिहारी बोस के द्वारा बनाया गया था। तो वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ और इसके बाद में जब जर्मनी में सुभाष बोस थे तो जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि भी दी गई थी और वहाँ पर उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की भी स्थापना की थी और वहीं पर उन्होंने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके बाद में सुभाष बोस को आमंत्रित किया गया और सुभाष बोस को जो है आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपा गया और सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया, सुप्रीम कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज। इसके बाद में सुभाष बोस ने आज़ाद हिंद फौज को 3 रेजिमेंट के अंदर जो है डिवाइड किया और 3 रेजिमेंट में जो महिला रेजिमेंट थी उसका नाम लक्ष्मीबाई के नाम पर लक्ष्मी रेजिमेंट रखा गया। और यहाँ पर उन्होंने इन सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने जो नारा दिया था वो ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस तरीके से उन सैनिकों में जोश का संचार इन्होंने किया और जापान ने सुभाष बोस को पूरी सहायता देने का वचन दिया और जापान की सहायता लेते हुए सुभाष बोस जो है वो आज़ाद हिंद फौज को लेकर के आगे बढ़े और आज़ाद हिंद फौज ने 1943 के अंदर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। यहीं पर सुभाष बोस ने आज़ाद रेडियो का प्रसारण शुरू किया और उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत उन्माद पर था, उस समय में आज़ाद रेडियो का संचालन होता था और बहुत लंबे समय तक अंग्रेज़ उस रेडियो के गुप्त स्थान का पता नहीं लगा सके और यहीं से सुभाष बोस ने भारत के नाम, देशवासियों के नाम एक संबोधन दिया और जब आज़ाद रेडियो पर बोस ने संबोधन दिया तो उसी संबोधन के अंदर उन्होंने पहली बार जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा देने वाले जो व्यक्ति है वो सुभाष चंद्र बोस है। इसके बाद में उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि गांधी जी के लिए कहा कि राष्ट्रपिता, हम जो है वो देश को आज़ाद करने के लिए तैयार है और हम बहुत जल्दी ही अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगा देंगे। आज़ाद हिंद फौज जो है इस कार्य को करने के लिए तैयार है और इस कार्य में आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। इस तरीके से सुभाष बोस ने पूरी योजना बनाई और सुभाष बोस जो है वो भारतीय सीमा के पास पहुंच गए, बर्मा के आसपास जो है जापान की सेना के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना को पीछे धकेल दिया। तो ये जब स्थिति बनी, तो ये स्थिति क्योंकि दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो था वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था और ऐसे समय में जब जापान इस समय में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और जापान जो है वो धुरी राष्ट्रों की तरफ शामिल हो गया था, तो भारत में जो अंग्रेज़ी सरकार थी, भारत में जो अंग्रेज़ी शासन था,
तो भारत के वायसराय को इस बात की बहुत बड़ी चिंता सताने लगी कि आज़ाद हिंद फौज के साथ में जापान की सेनाएं जो है वो भारत में प्रवेश न कर जाए और अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ेगा। तब उन्होंने बहुत सारी भ्रांतियाँ और भ्रम फैलाने का भी प्रयास किया कि जापान जो है वो भारत को अपने अधिकार में ले लेगा, और कई सारे जो संगठन थे उन्होंने इस तरीके से अलग तरीके से माहौल बनाने का भी प्रयास किया। लेकिन सुभाष बोस की जो नीति थी, सुभाष बोस का जो सपना था कि वो कैसे भी करके देश को आज़ाद कराना चाहते थे, तो इसी क्रम में उन्होंने पूर्ण सहयोग के साथ में काम करना शुरू किया। और 1944 तक जापान जो है वो एक बड़े जो है राष्ट्र के रूप में उभर गया, और जापान ने प्रतिदिन 100 से भी ज़्यादा जो मित्र राष्ट्रों के जहाज़ थे उनको जल में डुबोना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से उसने अमेरिका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था अमेरिका का, जो पर्ल हार्बर के नाम से जाना जाता था, उस पर्ल हार्बर बंदरगाह को नष्ट कर दिया। तो पर्ल हार्बर को नष्ट करने के बाद में अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर शामिल हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए, क्योंकि अमेरिका जापान से बदला लेना चाहता था, वो जापान को रोकना चाहता था। इस समय में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि अब जो है जर्मनी भी युद्ध में अपनी स्थिति को बचा नहीं पा रहा था, और जर्मनी को भी आत्मसमर्पण करना पड़ गया। और जैसे ही अमेरिका ने जापान के 2 जो समृद्ध शहरों पर परमाणु बम गिराए, हम जानते हैं कि जापान के 2 समृद्ध शहर थे, और उन शहरों पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए और उन शहरों को पूर्णतया नष्ट किया गया। तो जैसे ही जापान के ये बड़े शहर जो जापान की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे, हिरोशिमा और नागासाकी, तो इन हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के नष्ट हो जाने के बाद में जापान भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में बिल्कुल ही पिछड़ गया, और जापान ने बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। तो ऐसी ये घटना हो गई। इसके पश्चात पुनः जो है इन देशों का सहयोग लेने के उद्देश्य से सुभाष बोस जो है उन्होंने 1945 में 1945 में ताइपे हवाई अड्डे से उड़ान भरी, और वे सभी का सहयोग लेने के लिए पुनः लौट रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कहा जाता है कि उस समय में उनका विमान जो है वो क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सुभाष बोस की मृत्यु आज भी पूरे देश में एक रहस्य बनी हुई है। कई सारे आयोग बैठे, यानी उसके पश्चात भी बहुत सारे ऐसी पत्रिकाओं में उनके फ़ोटो छपे, और ये बात कही गई कि क्योंकि सुभाष बोस को युद्धबंदी के रूप में भारत में सौंपने की कोई शर्त आज़ादी के समय में ऐसी शर्त पर हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए बोस जो है वो भूमिगत हुए और वो पुनः कभी दिखाई नहीं दिए। तो उनकी जो मौत थी वो दुर्घटना में मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन जो कुछ भी हो, सुभाष बोस ने हिंदुस्तान के लिए जो किया और युवाओं को प्रेरित करने में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता कि बोस के भारतीय राजनीति में आने के पश्चात भारत के युवा वर्ग में सुभाष बोस के प्रति ज़बरदस्त जोश और उत्साह था। और सुभाष बोस ने समाजवाद की बात कही। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक जो है सारी की सारी समस्त सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। समाज के प्रत्येक वर्ग तक सारे नियम, कानून, कायदे सभी की जानकारी पहुंचनी चाहिए। इस विचारधारा को लेकर के वो भारतीय राजनीति में आए थे, और उन्होंने अपनी इस विचारधारा पर कायम रहते हुए उच्च पद का परित्याग करके और भारत की सेवा करने का दृढ़ निश्चय लिया था। तो उनके इस व्यक्तित्व के कारण सुभाष चंद्र बोस को आज भी भारत का हर युवा जो है वो अपना प्रेरक मानता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि बोस की जो ये उपलब्धि थी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और अगर ऐसा नहीं होता और जापान और रूस का सहयोग, जर्मनी का सहयोग उन्हें निरंतर मिल जाता, तो हो सकता था कि भारतीय राजनीति का जो वर्तमान है या जो इतिहास है वो बदल चुका होता, और बोस जो है वो अपने बल पर और आज़ाद हिंद फौज के सहयोग से ही अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल देते। और यदि ऐसा हो जाता तो हो सकता था कि हमें ये विभाजन का दंश भी नहीं झेलना पड़ता। और आज जो भारत जो है, भारत और पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हुआ,
जो भारत में आज भी बहुत बड़ी राजनीतिक, सैनिक और सामरिक समस्या बनी हुई है, तो हो सकता है कि इस समस्या से हमें छुटकारा मिल जाता। जो भी हो, सुभाष बोस ने बहुत बढ़कर के हिंदुस्तान के लिए किया और आज भी वे प्रत्येक युवा के मन में बहुत ही स्मरणीय है। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में इसके आगे के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रगति के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।